नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव जैसा कि आप सब जानते हैं होने जा रहे हैं। महज एक महीने के दरमियान लगभग चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। 20 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 23 को काउंटिंग होगी। एक चरण में महाराष्ट्र का चुनाव होगा। महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड का भी चुनाव हो रहा है, लेकिन आज मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बड़ा स्टेट है, देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है। 48 लोकसभा की सीटें यहाँ पर हैं और देश का जो बिजनेस कैपिटल मुंबई इसी स्टेट के अंदर है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों से लगातार पावर में आने के लिए बहुत कुछ कर चुकी है। पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है, उसकी छवि का नुकसान हुआ है। मोदी और शाह की जोड़ी को बहुत सारे आक्षेप झेलने पड़े। पार्टियां टूटी हैं यहाँ पे। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया हुआ केंद्र सरकार या मोदी शाह पे। तो एक ऐसे दौर में जबकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लोकसभा के ठीक बाद होने जा रहे हैं और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बड़ा नुकसान हुआ है, तो इस विधानसभा पे सबकी नजर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली भाजपा लड़ेगी कैसे, क्या तरीका उसका है। तो चुनाव की घोषणा के पहले तक तो लग रहा था कि एनडीए गठबंधन के अंदर कुछ दिक्कतें हैं और अभी एनडीए गठबंधन जो है गठबंधन के स्वरूप को तय नहीं कर पा रहा है। कुछ बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ है उससे एक बात साफ हो गई है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तौर पे तैयार थी या तैयार हो चुकी है। उसके बाद चुनाव की घोषणा हुई। मैं कोई आक्षेप चुनाव आयोग पे नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कमोबेश जो परिस्थितियां हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चुनाव के लिए पूरी तौर पर तैयार है और पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसे कि एकनाथ शिंदे सरकार ने लाड़की बहना योजना शुरू किया था, उसकी 2 किस्तें पहले पहुंच चुकी थी, उसकी अगली किस्त पहुंचने वाली है। तो 4-5 दिन पहले एकनाथ शिंदे की सरकार की कैबिनेट में मीटिंग में बहुत सारे नए प्रस्ताव पारित हुए। अभी 2-3 दिन पहले मुंबई में आने वाले जितने टोल नाके हैं, 5 टोल नाकों को खत्म कर दिया गया, जबकि बड़ा सवाल उठा कि भाई इन टोल नाकों से होने वाली आय का विकल्प महाराष्ट्र सरकार कैसे ढूंढेगी, जबकि एक ऐसे दौर में जब महाराष्ट्र सरकार पे बहुत बड़ा कर्ज है या कर्ज के बोझ के तले सरकार फंसी हुई है। तो लेकिन सरकार का एक बड़ा फैसला हुआ, इसका असर पड़ेगा। और आप सोचिए कि चुनाव की घोषणा के कुछ घंटों पहले ही दिवाली बोनस कर्मचारियों का घोषित कर दिया गया। तो कमोबेश एक तरह से एकनाथ शिंदे सरकार की जितनी योजनाएं हैं कारगर ढंग से उनको लागू कर दिया गया। यह एक तरह की तैयारी है, मेरा अपना मानना है। हो सकता है कि बीजेपी या सरकार को ना मालूम रहा हो कि घोषणा चुनाव की कब होगी, लेकिन तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी हो गई। अब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव किसी घोषणा पत्र पे नहीं लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जो घोषणाएं कर दी हैं, जो फैसले ले लिए हैं सरकार ने, उस पर चुनाव लड़ने जा रही है। मतलब ये है कि अगला चुनाव जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी और सामने जो है अपोजिशन अपनी घोषणाएं करेगा। तो दोनों की इमोशनल कंटेंट में थोड़ा फर्क होगा, दोनों की रीच में थोड़ा फर्क होगा। तो एक तरह से एकनाथ शिंदे की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसका रिपोर्ट कार्ड भी अभी 2 दिन पहले कल सरकार ने घोषित कर दिया। रिपोर्ट कार्ड के साथ तीनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सामने आए और क्लैरिटी के साथ हो गया कि भाई ये रिपोर्ट कार्ड जो है हमारी सरकार का है। उसी रिपोर्ट कार्ड पे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है। और बड़ी कमाल की बात यह हुई कि मीडिया ने जब कुछ सवाल पूछे कि भाई आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तो ये हैं, हमारे बगल में बैठे हुए। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे है। जब यही बात एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि अगले चुनाव में चेहरा क्या होगा, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा विकास के चेहरे पे। तो ये बात भी एक तरह से साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो है अगला चुनाव किसी चेहरे को सामने करके नहीं लड़ेगा। तो तरीका क्या होगा? ये तरीका यह है कि एकनाथ शिंदे सरकार की उपलब्धियां, जिसका रिपोर्ट कार्ड है, उसके भरोसे चुनाव लड़ा जाएगा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। चेहरा कौन होगा ये घोषित नहीं किया जाएगा, ताकि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला करना हो तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत ना हो। कम से कम नैतिक रूप से इस सवाल का जवाब ना देना पड़ेगा कि आपने चोरा ये घोषित किया और मुख्यमंत्री इसको बना दिया। तो यह कमोबेश क्लैरिटी बन चुकी है। तो अब तय हो गया कि भाई एनडीए जो है जो चुनाव एकनाथ शिंदे सरकार की उपलब्धियों पे लड़ेगी। एकनाथ शिंदे सरकार ने जो पिछले 2 सालों में जो काम किया है उस पर लड़ेगी, या खासतौर पे हाल के वर्षों में जो बहुत सारी नई नई योजनाएं आई हैं लोगों के लिए, जो लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है,
इसको अपोजिशन रेवड़ी बोलता है, जो रेवड़ियां बांटेंगे, उसके भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। तो एकनाथ शिंदे भी सामने होंगे, एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में लड़ा जाएगा और कोई चेहरा नहीं होगा। हाँ, अगर चेहरे की बात होगी तो यह चुनाव भी एक बार फिर मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन अगर आप दशहरा के मौके पे मोहन भागवत की स्पीच को सुनेंगे तो आपको एक बात साफ तौर पे समझ में आएगी। मोहन भागवत ने, आमतौर पे लोग बोलते थे कि भाई मोहन भागवत मोदी के बीच में दूरी है, संघ परिवार मोदी को निपटाना चाहता है, लेकिन मोहन भागवत की जो स्पीच थी दशहरा के मौके पे, ऐतिहासिक स्पीच थी, इसलिए क्योंकि उस दिन जो है संघ परिवार अपने समय साल में प्रवेश कर रहा था। उस स्पीच में एक बात साफ तौर पे मोहन भागवत ने कहा कि देश की उपलब्धियां बड़ी हैं, देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है, हमारी सामरिक शक्ति बड़ी है, दुनिया के लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, दुनिया की तमाम ताकतें हमसे जलती हैं, या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है हमारा विकास, हमारी ताकत। तो जाहिर सी बात है उसी दिन मोहन भागवत ने एंडोर्स कर दिया था कि भाई नरेंद्र मोदी की ताकत बहुत बड़ी है, नरेंद्र मोदी की छवि बहुत बड़ी है, और संघ परिवार में मोदी को निपटाने की किसी कोशिश में नहीं है। मैं अपने एक वीडियो में बहुत पहले भी एक बात कह चुका हूँ, न तो संघ परिवार की कोई कोशिश होगी, न संघ परिवार कोशिश कर सकता है। आज भी भारतीय जनता पार्टी मोदी की छवि के छाया तले ही मजबूती से खड़ी है। ये हरियाणा के चुनाव के बाद और साफ हो गया है। खासतौर पे हरियाणा चुनाव ने साफ कर दिया कि भाई मोदी जी हरियाणा के चुनाव प्रचार में नहीं गए या बहुत अधिक सक्रिय नहीं रहे चुनाव प्रचार में, तो भी मोदी की छवि ही मूल छवि थी जिसके भरोसे जनता को गोलबंद किया गया, और मोदी की छवि अभी भी बहुत ज्यादा तेजी से नहीं गिर रही। लोकसभा तक जितनी गिरनी थी गिर चुकी है। तो महाराष्ट्र के चुनाव भी एक तरह से मोदी जी की छवि पे ही लड़े जाएंगे। हो सकता है मोदी जी बहुत सारी रैलियां न करें या मोदी जी पदयात्राएं न करें महाराष्ट्र में, लेकिन मोदी जी की छवि सामने होगी। और यह मालूम है भारतीय जनता पार्टी और संघ को कि मोदी जी की छवि के भरोसे जो सामाजिक गोलबंदी है, पिछड़ों की गोलबंदी है, वो करना भी आसान होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आरक्षण यहाँ एक बड़ा मुद्दा है जिसपे मराठा और ओबीसी के बीच का एक तनाव बन रहा है या बनता दिख रहा था कुछ समय से। उस इश्यू को भी एड्रेस करना है। तो ऐसे में मोदी उनके लिए बेहतर छवि है। मोदी की छवि जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बाइंडिंग फोर्स है, वो हिंदुत्व और विकास दोनों को बांटते हैं। तो यह तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो अगला चुनाव लड़ने जा रही है उसमें उपलब्धियां एकनाथ शिंदे की सरकार की होंगी और छवि मोदी जी की होगी। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बड़ा ही कमाल का कॉम्बिनेशन है। यह कॉम्बिनेशन बहुत कारगर भी हो सकता है। अगर दरअसल मोदी की छवि को हम देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में भले भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई हो, 28 सीटों पे लड़के भारतीय जनता पार्टी को 9 लोकसभा की सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 26 कुछ के आसपास था। पिछले 2019 से महज 1% वोट कम हुआ था। तो मोदी की छवि भारतीय जनता पार्टी के लिए या उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी मजबूत थी। यहाँ तक कि 83 विधानसभा सीटों में भाजपा लीड भी कर रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की छवि लोकसभा चुनाव में जहां खड़ी थी, अगर वहां भी इंटैक्ट है मोदी की छवि, माफ कीजिएगा, अगर मोदी की छवि वहां भी इंटैक्ट है तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उसका बड़ा फायदा होगा, और उस छवि के आसपास सामाजिक गोलबंदी करना या तमाम सारे सवालों का जवाब देना उनके लिए आसान होगा। तो जाहिर सी बात है कि मोदी की छवि और एकनाथ शिंदे सरकार की उपलब्धियों, इन दोनों को साथ रखकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। शायद इसीलिए इतने दिनों तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई। मैं फिर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को क्लैरिटी करना था, साफ करना था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सीटों के बंटवारों को लेकर के भी लगभग क्लियर हो चुकी है। कमोबेश ये माना जा रहा है कि पिछली बार जिन जिन घटकों ने या भाजपा, एकनाथ शिंदे की सेना या अजीत पवार ने जिन जिन पार्टियों के पास जितनी विधानसभा की सीटें होंगी वो उनकी होंगी, बाकी 80 सीटों पे ही सीटों के बंटवारे का मामला है, कोई लोग सुलझा लेंगे। तो अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कमोबेश 140-50 सीटों पे लड़ेगी क्लैरिटी के साथ। एकनाथ शिंदे जो हैं या उनकी शिवसेना जो है वो तकरीबन 80 से 100 सीटों के बीच में इस पे लड़ने की पोजीशन में होंगे, और अजीत पवार 40 से 50 सीटों के आसपास हो सकता है लड़ते दिखें। तो एक तरह से चुनाव के पहले जितनी असहज दिख रही थी, जितनी परेशान दिख रही थी एनडीए गठबंधन या महायुति, उतनी परेशान आज नहीं है। आज ज्यादा प्रिपेयर्ड है, उनका एजेंडा साफ दिख रहा है, उनके चेहरे साफ दिख रहे हैं और मुद्दे साफ दिख रहे हैं। बहरहाल ये कितना काम करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, मुद्दा बनेगा क्या, अपोजिशन किन चीजों को ठीक से उठाएगा, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन स्थितियां यह है कि महायुति काफी प्रिपेयर्ड दिख रही है और यह चुनाव निश्चित रूप से काफी कांटे का होगा और रोचक होगा। बहरहाल बात करेंगे किसी और विषय पे आगे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।